जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं सब? आवाज़ क्लियर आ रही है? स्क्रीन विजिबल है आपको? जी वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम सर सर जी, जी, अल्लाह क्लियर का है। शुक्र। यस सर, क्लियर है आवाज़ भी और स्क्रीन भी। ओके, थैंक यू। अच्छा, आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी टॉपिक दैट इज़ सोर्सिंग, ठीक है? आपने अगर कोई प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया फाइंड कर लिया, आपको पता लग गया है कि जी प्रोडक्ट इज़ डू व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप्स, आप नेक्स्ट क्या प्रोसेस करेंगे, आप किन-किन चीज़ों को चेक करेंगे, क्या आपके पास चीज़ें हैं कि जिनको आपने फॉलो करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप सोर्सिंग के लिए स्टार्ट लेंगे तो बिफोर दैट आपने उस प्रोडक्ट का पेटेंट चेक करवाना होता है, ठीक है? हायर अ प्रोफेशनल फाइवर फाइवर से आपने कोई भी प्रोफेशनल हायर करना है, ठीक है? किसी अच्छी प्रोफाइल वाला और उससे उस प्रोडक्ट का उस स्पेसिफिक कंट्री में पेटेंट ठीक है? आप ये काम खुद भी कर सकते हैं जी patents.google.com पे आप जाके उस प्रोडक्ट का पेटेंट जो है वो खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो एक प्रोफ़ेशनल आपको देता है राय उस बारे में वो ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि लोग जो हैं वो खुद से में भी उस चीज़ को कुछ चीज़ें मिस कर सकते हैं। तो फॉर दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप प्रोफ़ेशनल हायर करेंगे और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एटलीस्ट 2 प्रोफ़ेशनल्स हायर करेंगे, ठीक है? दोनों की तरफ से अगर आपको ये चीज़ आ जाती है कि जी ठीक है, ये प्रोडक्ट पेटेंट नहीं है, इसका यूटिलिटी पेटेंट नहीं है, तो आप इसको सेल कर सकते हैं इस कंट्री में, ठीक है? तो इसका आप patents.google.com पे यूट्यूब पे रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी, आप वहाँ से देखें कि किस तरह से आप जो है वो किसी प्रोडक्ट का पेटेंट आप खुद किस तरह से चेक कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जब कोई आप प्रोडक्ट फाइनलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने अब पता चल गया जी कि दिस विल बी द प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट में फिर आपने मेन कॉम्पिटिटर अपना जो है वो फाइनलाइज़ करना होता है। मेन कॉम्पिटिटर आप उसको फाइनलाइज़ करते हैं जी जो आपकी लिस्टिंग पे कम रिव्यूज़ के साथ सबसे टॉप स्लॉट पे बैठा हुआ है, ठीक है? अगर टॉप 5 की अगर हम बात करें तो जो 3rd नंबर पे या फिर 2nd नंबर पे कम रिव्यूज़ के साथ बैठा हुआ है, तो आप उसकी जगह को अगर टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप उसे अपना मेन कॉम्पिटिटर बनाएँगे। अब आपने हर चीज़ उस सेलर के अकॉर्डिंग करनी है, जिस तरह से वो मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रहा है, आपने उसका सैंपल ऑर्डर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? आपको पता चल गया जी कि ये 2nd स्लॉट पे बैठा हुआ है और इसके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं कम से कम रिव्यूज़ के साथ और ये हमारा मेन कॉम्पिटिटर है, ठीक है? तो अब इस मेन कॉम्पिटिटर से आपने एग्ज़ैक्ट कॉपी करनी है हर चीज़ अगर उस प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं है, ठीक है? आपने कोई उससे सुपर क्वालिटी कोई नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनवाना, कोई उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड नहीं करने, आपने कोई अगर वो बी क्लास क्वालिटी सेल करके अगर इतना पैसा बना रहा है, तो आपने सुपर ए प्लस क्लास प्रोडक्ट नहीं बनाना, जो ये बना के बेच रहा है, आपने उसे ही बेचना है, ठीक है? तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है जी, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जी किस तरह से आपने मेन कॉम्पिटिटर को फाइनलाइज़ करना होता है, ठीक है? फिर जो मेन कॉम्पिटिटर काम कर रहा है, आपने एग्ज़ैक्टली वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एनालाइज़ करके उसका सैंपल ऑर्डर करेंगे, तो आपको उसकी पैकेजिंग भी पता चल जाएगी, उसके अंदर जो अगर एक्स्ट्रा पैकेजिंग मटेरियल है कोई अगर वार्निंग साइन्स हैं, कोई भी चीज़ अगर है, तो वो आपको उसके सैंपल से क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो आपने उसका सैंपल जो है मीनव्हाइल ऑर्डर कर लेना है अपने मेन कॉम्पिटिटर का। अब वो सैंपल जो है वो आप अपने पास भी मँगवा सकते हैं अपने किसी फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव के थ्रू या फिर वही सैंपल आप बेसिकली अपने जो भी आपका क्लाइंट है यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इटली कहीं पे भी वो रहता है, तो आप उसे कह सकते हैं कि जी सैंपल आप अपने पास मँगवा के इस प्रोडक्ट को एनालाइज़ कर लें। बहुत सारी चीज़ें आपको सैंपल के बाद क्लियर होती हैं, ठीक है? तो इट इज़ इम्पोर्टेंट जी नेक्स्ट काम आपने क्या करना है कि आपने सैंपल ऑर्डर करना है और मेन कॉम्पिटिटर की तमाम चीज़ें जिस तरह से उसने उसकी पैकेजिंग रखी हुई है, तमाम चीज़ें आपने एग्ज़ैक्टली अपने माइंड में रखनी है। अच्छा, द वेरी नेक्स्ट स्टेप विल बी कि आपने उसकी लिस्टिंग को फुली एक्सप्लोर करना है, ठीक है? आपने उसकी लिस्टिंग को एक्सप्लोर करना है और उस पे जितने भी रिव्यूज़ हैं, उन तमाम रिव्यूज़ में से आपने स्पेसिफिकली नेगेटिव रिव्यूज़ को
कि इस प्रोडक्ट पे नेगेटिव रिव्यूज क्या आ रहे हैं, इस प्रोडक्ट पे लोगों को इशू क्या आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम टू सेम आपने बनवाना है, सब चीजें एग्जैक्टली होंगी, लेकिन जो चीज आपने निगेट करनी होती है वो उस प्रोडक्ट के नेगेटिव जो फीडबैक्स या पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, आपने उन नेगेटिव बातों को, जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बायर्स को जो इश्यूज फेस हुए हैं, उन तमाम चीजों को आपने निगेट करना है। ठीक है, उन तमाम चीजों को अपने एंड पे क्लियर करना है। तो आप उसकी तमाम चीज़ें जो है वो स्टडी करेंगे, उसके नेगेटिव रिव्यूज़, उसकी तमाम चीज़ें उसकी लिस्टिंग में से स्टडी करेंगे और अपने पास एक नोटबुक पे ये तमाम चीज़ें जो है वो लिख लेंगे कि इस प्रोडक्ट में ये मेन प्रॉब्लम है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि योगा ब्रिक एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उस पे जो लोगों का लेट्स से अगर कोई फीडबैक इस तरह से आ रहा है कि इस प्रोडक्ट पे जी जब हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसमें से कोई लिक्विड जो है वो निकलने लग जाता है और इसकी जो जितनी इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जिसकी इतनी स्ट्रेंथ रहती नहीं है आफ्टर फ्यू टाइम। तो ये तमाम चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, आपने अपने एंड पे ये तमाम चीज़ें रखनी है ताकि आप जो है ये चीज़ जो है बेसिकली देख सकें कि अपने सप्लायर के साथ जब आपने बात करनी है तो ये पॉइंट्स आपके माइंड में हों। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ जी, जैसे ही आपका प्रोडक्ट फाइनलाइज क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो उसमें से आपने अपना मेन कंपेटिटर फाइनलाइज करना है। मेन कंपेटिटर कौन होता है जी? टॉप 5-7 लिस्टिंग्स में जो टॉप सेलर विद लीस्ट रिव्यूज। ठीक है, आप उसको टारगेट करते हैं और उसके बाद जो हम कहते हैं कि जी लेट्स से कि अगर हमारी लिस्टिंग पे मजीद भी एक आध सेलर ऐसा है जो फोर्थ या फिफ्थ स्लॉट पे बैठा हुआ है कम से कम रिव्यूज के बाद, लेकिन इससे रिव्यूज उसके ज्यादा होंगे। ठीक है, तो लीस्ट रिव्यूज वाले सेलर को हम अपना मेन कंपेटिटर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं हमारा मेन कंपेटिटर है। इसके प्रोडक्ट को एग्जैक्टली हम सैंपल ऑर्डर करके एग्जैक्टली फॉलो करेंगे और सिर्फ निगेट कौन सी चीजें कराएंगे, उसकी लिस्टिंग से हम नेगेटिव रिव्यूज रीड करके अपने पास नोट डाउन करेंगे और अपने सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को उस चीज के बारे में जो है वो नोटिफाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज हमारे एंड पे क्लियर हो गई कि जी हमने दो प्रोफेशनल्स हायर करने हैं जो कि फाइवर पे हमें पेटेंट चेकिंग करके देंगे। हम यूट्यूब पे लर्न करके हम खुद भी देख सकते हैं कि जी patents.google.com पे किस तरह से किसी प्रोडक्ट का पेटेंट चेक करते हैं। हमने सैंपल ऑर्डर करना है, सैंपल हम अपने पास भी मंगवा सकते हैं फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स के थ्रू, या फिर आप जो है इसी सैंपल को किसी लेट्स से अपने क्लाइंट के पास भी अगर आप भिजवाते हैं तो भी डूएबल है, एक्सेप्टेबल है चीज़। ठीक है, अच्छा, alibaba.com, 1688.com, yugo.com, ये तीन आप बी टू बी साइट्स हैं। बी टू बी साइट्स वो होती हैं जो कि आपके साथ बल्क में डील करती हैं और आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जो है ये करवा के दे देते हैं। ठीक है, तो जब आप सैंपल ऑर्डर करते हैं जी मेन कंपेटिटर से तो उसके बाद जो आप चीज़ देखते हैं सोर्सिंग आप फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम जो सोर्सिंग सिर्फ स्टडी कर रहे हैं जी वो हम स्टडी कर रहे हैं alibaba.com की। ठीक है, 1688.com, yugogo.com, ये दोनों साइट्स जो हैं ये चाइनीज में है, आप चेक कर सकते हैं। 1688.com और yugogo.com, ये जो साइट्स हैं जी ये बेसिकली अच्छा, ये जो नजर आ रही है जी 1688.com, ये चाइना की साइट है। इसको देखें, यहाँ पे मैंने गूगल ट्रांसलेटर ऐड किया हुआ है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली चाइना के अंदर बी टू बी साइट्स है। ठीक है, जो चाइनीज है मोस्टली वो इससे या फिर जो वूगो.com से अपने प्रोडक्ट्स की तमाम चीजें जो है वो सेलिंग की तरफ ला रहे होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जी 1688 का, ये एग्जैक्टली लाइक अली बाबा है, लेकिन
यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे वो एज कम्पेयर टू अलीबाबा भी टू सम एक्सटेंट आपको चीपर मिलेंगे, ठीक है। अब ये इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया, आप इसको तमाम कैटेगरीज तमाम चीज़ों को यहाँ पे भी फॉलो करके देख सकते हैं, आप यहाँ से भी अपनी इवन सोर्सिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की, ठीक है। ये भी एक सेफ साइट है, आप इसके थ्रू तमाम चीज़ें चेक करेंगे, जो जो वेरिफिकेशन है उनको देखेंगे, और उसके बाद जो है आप यहाँ से भी जो है वो अपने प्रोडक्ट के ऑर्डर्स जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप फैक्ट्री भी फाइंड कर सकते हैं, लुकिंग फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग, इस तरह से यहाँ पे आपको मेंशन्ड है। आप इस साइट को एक्सप्लोर करें, इसको विजिट करें, देखें कितना प्राइस मार्जिन या प्राइस डिफरेंस है आपकी alibaba.com पे या 1688 yuhogo.com पे, तो आपको स्लाइटली डिफरेंस लाजमी मिलेगा तमाम प्रोडक्ट्स में, क्योंकि ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली फैक्ट्री वो खुद यहाँ पे साइन अप किए होते हैं, और अलीबाबा पे बेसिकली इंग्लिश साइट है, जिस बेसिस पे जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपने आगे कोई ना कोई एजेंट या फिर इस तरह का कोई बंदा हायर करके अपनी प्रोफाइल जो है वो बिल्ड करवा देता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं हमारे पास कि जिन्हें हमने देखना होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जी कि हमने जो इसमें सोर्सिंग फाइंड करनी है, जो कि नॉर्मली आपके क्लाइंट्स या हम लोग जो फॉलो करते हैं, जो सेफेस्ट है जी इसमें वो है alibaba.com। alibaba.com जो है वो आपको ट्रेड इंश्योरेंस और हर तरह की सपोर्ट दे रही है, तो जिस बेसिस पे हम जो है alibaba.com को ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन प्राइस को अंडरस्टैंड करने के लिए, पर यूनिट प्राइस, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये तमाम चीज़ें हम देखने के लिए बेसिकली जो बाकी साइट्स हैं उन्हें भी फॉलो करते हैं कि जी हमें एग्जैक्ट प्राइस या फिर जो लीस्ट प्राइस है वो हमें मिल सके। बेसिकली अगर आपकी जो सोर्सिंग है वो अगर लीस्ट में आप करवा रहे हैं, तो वो बेसिकली आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज करवा देती है, ठीक है। तो ये बहुत केयरफुली आपने इस चीज़ को लेके चलना है, आपने देखना है कि क्या-क्या चेक्स हैं, हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी है, उनके बाद हमें किसी सप्लायर को जो है वो फाइनलाइज़ करना है, ठीक है। तो सप्लायर का भी क्राइटेरिया है, जिस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है, इसी तरह हमारे पास सप्लायर का भी क्राइटेरिया है, ठीक है। सप्लायर के क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो सप्लायर का क्राइटेरिया है, वो इस तरह से है कि हम किसी भी न्यू सेलर जो न्यू प्रोफाइल अगर बिल्ट अप हुई है alibaba.com पे, तो हम उसके साथ नॉर्मली वर्किंग नहीं करते, ठीक है। हम उसकी जो हमारे पास अगर कोई ऑफर आ रही है, या फिर अगर हम देखें कि हमें चीपेस्ट प्राइस ऐसे सेलर से मिल रही है जो कि एक न्यू प्रोफाइल है, 1-2 साल हुए हैं उसको, कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस कि जी जो हमारा सप्लायर है उसके पास एटलीस्ट 4 इयर्स का एक्सपीरियंस वहाँ पे अलीबाबा पे ना रहा, उसकी प्रोफाइल कम से कम पिछले 4 साल से अलीबाबा पे बनी होनी चाहिए, ठीक है। और वो गोल्ड सप्लायर होना चाहिए। गोल्ड सप्लायर कौन होते हैं जी, ये हम अलीबाबा पे विजिट करके देखेंगे अभी, ठीक है। और ये कहाँ से हमें पता चलता है कि जी कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा सप्लायर ऐसा है जो कि पिछले 4 साल से ये काम कर रहा है, ठीक है। ये एज मेंशन है, तो ये तमाम चीजें हम अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थी कि ही मस्ट एक्सेप्ट ट्रेड एश्योरेंस, ठीक है। ये ट्रेड एश्योरेंस जो है वो एक्सेप्ट करता हो, इस तरह का सप्लायर ना हो जो कि ट्रेड एश्योरेंस ना दे रहा हो। ट्रेड एश्योरेंस क्या होता है जी, ये भी अभी हम अलीबाबा पे ओपन करके देख लेते हैं। ट्रेड एश्योरेंस आपका पेमेंट मेथड है, जिसमें अलीबाबा आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जो डिलीवरी प्रोडक्ट की उसकी गारंटी लेता है, और आपको एक सेफ ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है वो ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू मिलती है। अगर कोई सप्लायर ऐसा है जो कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स डील करना चाह रहा है, वो आपको ट्रेड इंश्योरेंस पे नहीं लाना चाह रहा, तो ट्रेड इंश्योरेंस के अलावा अगर आप अपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग करेंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट है बेसिकली उसमें कोई स्कैमिंग का जो है वो चांस है, क्योंकि ऑनलाइन काम है, तो ऑनलाइन काम में हमें हर चीज अपने एंड पे सेफेस्ट रखनी है, ठीक है। हम कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे कि लेटर ऑन अगर हमें जिससे इशू हो सके। कोई भी सप्लायर हमें कह दे कि जी हमें डायरेक्ट पेमेंट भेज दें, वेस्टर्न यूनियन कर दें, हमें बैंक ट्रांसफर कर दें, या तो आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट दें, या फिर आप जो है पेमेंट ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू दें, ठीक है। ये दोनों सेफेस्ट हैं, आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं अपनी इस चीज को।
तो बीच में थर्ड पार्टी अली बाबा को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस कभी भी आपने अपने किसी भी सप्लायर को कभी भी कोई पेमेंट जो है वो सेंड नहीं करनी, ठीक है। अगर तो ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू एक्सेप्ट करता है पेमेंट तो डूएबल है। अगर आपकी उस पर ट्रेड इंश्योरेंस नहीं आ रही उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, तो आप उस सप्लायर को कभी भी फाइनलाइज नहीं करते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी रिस्पॉन्स, उसके जो जेम्स होते हैं, ठीक है, जेम्स बेसिकली उनके स्टार्स होते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जी एट लीस्ट उसकी प्रोफाइल 3 जेम्स होने मस्ट है, ठीक है। उसकी प्रोफाइल पे 3 जेम्स होने मस्ट है। उसकी प्रोफाइल पे अगर हमें लेस देन 3 जेम्स अगर नजर आएंगे तो इस तरह के सप्लायर को हम जो है वो फाइनलाइज नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट रेट जो है, नेक्स्ट जो हमारे पास सप्लायर का क्राइटेरिया है जी, ही मस्ट बी हैविंग गुड रिस्पॉन्सिव रेट, ठीक है। जो आपका सप्लायर है उसका एटलीस्ट जो रिस्पॉन्सिव रेट है वो 80% प्लस होना चाहिए। उसकी प्रोफाइल पे ये मेंशन होता है कि रिस्पॉन्सिव रेट। अगर कोई सप्लायर उसका रिस्पॉन्सिव रेट लेस देन 80% है तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जब कभी हम उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो हमें रिप्लाई, हमें कोई हफ्ते बाद या फिर 2 हफ्ते बाद दे रहा होगा, या फिर इतना क्विक रिस्पॉन्स नहीं होगा उसका, ठीक है। तो उस तरह के सप्लायर्स को जी हम कंसीडर नहीं करते। हम कहते हैं हमारे पास जो सप्लायर होना चाहिए जिससे हम अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाएंगे वो क्विक रिस्पॉन्स देता हो, ठीक है। अगर इन केस हमने उससे कोई भी चीज़ अपडेट करनी है, कोई भी चीज़ किसी भी पॉइंट पे मॉडिफाई करवानी है, कोई भी हमने ऑर्डर क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, तो तमाम चीज़ें जी उसके एंड पे क्लियर हो और उसको ये पता हो कि जी उसने क्विकली रिस्पॉन्स देना है। और हमारा जो रिस्पॉन्स रेट है जी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, क्राइटेरिया जो हम देखते हैं तो उस पे हमें ये देखना है कि जो हमारा सप्लायर है उसकी एटलीस्ट 80% प्लस रिस्पॉन्सिव रेट हो, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि वो अली बाबा के थ्रू एक वेरीफाइड सप्लायर हो, ठीक है। ये तो हमने ओवरऑल एक सप्लायर का क्राइटेरिया जो है वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। इसलिए अभी हम थोड़ा देख लेते हैं जी अली बाबा पे कि इस तरह के कौन सी 5 पॉइंट्स हैं जो कि हमने अपने किसी क्राइटेरिया की वेरिफिकेशन के लिए हमने रखे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास अली बाबा का यहाँ पे ये तमाम डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अब आप किसी भी अगर प्रोडक्ट को अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, लेट से हम लिखते हैं यहाँ पे
अच्छा जी, अब ये हमारे पास, अगर हम किसी सप्लायर की प्रोफाइल चेक करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ नज़र आती है जी, उसकी प्रोफाइल पे सबसे पहले हमें ये चीज़ नज़र आती है जी कि ये जो डॉलर का यहाँ पे साइन इस तरह से मेंशन्ड होता है। इसका मतलब कि ये सप्लायर जो है आपका, ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपको क्रेडिट एश्योरेंस ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो बैच है ये हमारी सप्लायर की लिस्ट पे होना मस्ट है। ठीक है, ट्रेड एश्योरेंस दे रहा है, इट इज गुड। ये गोल्ड सप्लायर है जी, ये भी चीज ठीक है। लेकिन अभी जो यहाँ पे जेम्स नजर आ रहे हैं, सप्लायर की इंडेक्स ये 1 नजर आ रही है। ठीक है, अब हम इसके ईयर्स देखें तो ये 1 ईयर ऑफ ऑपरेशन है इसका। ठीक है, तो सर जी, यहाँ पे हमारे पास सर एटलीस्ट सॉरी फॉर 4 ईयर्स। इंटरप्शन। जी, सर जो स्क्रीन है वो जहाँ पर आपने कीवर्ड टाइप किया ना, इससे आगे मूव नहीं कर रही, यहाँ पर स्टक हुई हुई है। क्लास आपको सप्लायर की जो मैं स्क्रीन शो कर रहा हूँ नहीं विजिबल, किसी और स्टूडेंट से प्लीज वेरीफाई कर। विजिबल है सर। सर जी सर, मुझे क्लियर भी विजिबल। विजिबल है। जी, आपके इशू है, आप अपना नेट चेक करें। ठीक है, आपने जी यस ये सर, मैं देखना चेक है कर ली कि सर। सप्लायर इंडेक्स किस तरह से है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से चल रही है। तो इसके ऊपर अभी कोई हमें इस तरह के स्टार्स नजर नहीं आ रहे। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज हमने देख ली वो ये कि जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उस पे ये जो सेलर है ये 1 ईयर से सेल कर रहा है, जो कि हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो हमने देख ली कि जी ये जो हमारे पास चीजें आ रही हैं ये हमारे पास अ, हमारे क्राइटेरिया, जो सप्लायर क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रही। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज देख लेते हैं जी कि अब यहाँ पे भी ये 1 ईयर वाला सेलर आ रहा है, ये अब ट्रेड इंश्योरेंस तो ऑफर कर रहा है लेकिन सिर्फ 1 साल से इस प्रोडक्ट का सेलर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें मजीद, ये भी 1 ईयर का सेलर आ रहा है, ये भी 1 ईयर से आ रहा है, ये भी 1 ईयर से आ रहा है, ये भी 1 ईयर का है, ये जी 14 ईयर्स का सेलर है। लेकिन स्टिल इसके जो यहाँ पे जेम्स हैं, वो जेम्स जो हैं बेसिकली वो लेस देन 3 है। ठीक है, स्टिल हम इस प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आपने ये चीज़ जो है वो देखनी होती है कि अ, जो ओवरऑल आपके पास जो सप्लायर है वो आपके तमाम क्राइटेरिया को मीट कर रहा हो। अच्छा, उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि हमने यहाँ पे जो सप्लायर जो है वो वेरीफाइड भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये वेरीफाइड का साइन भी हो उसके पास ये ट्रेड एश्योरेंस का साइन भी हो और उसके पास जेम्स भी हो। जस्ट लाइक प्रोडक्ट हंटिंग, हम इस तरह से अपने सप्लायर हंटिंग करते हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट होता है हम उसके एटलीस्ट 10 सप्लायर्स विद द क्राइटेरिया हम उनको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि एटलीस्ट 10 सेलर्स हमें इस तरह के मिले हैं जो कि हमारे सप्लायर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो हम इस तरह के 10 सप्लायर्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, हम फाइंड करते हैं जिस तरह के सप्लायर्स जो कि हमारे क्राइटेरिया पे मीट कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये सेलर जो है ये वेरीफाइड है, ट्रेड इंश्योरेंस है, इसके पास 2 जेम्स है, लेकिन ये कोई पिछले सिर्फ 1 साल से इस प्रोडक्ट को जो है वो अली बाबा पे सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमने देखनी होती है कि ये हमारे पास सप्लायर है ये किस तरह से इस चीज के अगेंस्ट आ रहा है। ठीक है, हमने एटलीस्ट 10 सप्लायर्स विद द क्राइटेरिया हमने फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस तरह से फाइंड करेंगे। अब ये देखें, ये हमें एक सप्लायर मिला है जो कि ट्रेड इंश्योरेंस भी दे रहा है, जिसके पास जेम्स भी 4 हैं। ठीक है, 12 ईयर से सेल कर रहा है, जिसके पास जेम्स भी 4 हैं, ट्रेड इंश्योरेंस भी दे रहा है, वेरीफाइड भी है, और पिछले 12 साल से ये सप्लायर जो है वो आपको जो वह अपनी सेलिंग है वो दे रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी लिस्टिंग ओपन करके देखेंगे तो हमें इसकी प्रोफाइल से इसका रिस्पॉन्सिव रेट, ये तमाम चीज़ें जो है वो हमें विजिबल हो जाएंगी कि ये जो सप्लायर है इसका ओवरऑल
रिस्पॉन्सिव रेट कैसा है और इसकी तमाम चीज़ें जो है वो किस तरह से हैं। ठीक है, ये देखें जी, इसकी 87% ऑन टाइम डिलीवरी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसका रिस्पॉन्सिव रेट जो है वो लेस देन 3 आवर्स है। ठीक है, तो मीन बहुत क्विक रिस्पॉन्स करता है। पेमेंट्स जो है ये मतलब काफ़ी यहाँ पे इसने किया हुआ है, लेकिन ट्रेड इंश्योरेंस प्रोटेक्ट योर alibaba.com ऑर्डर्स। ठीक है, ट्रेड इंश्योरेंस जो है आप यहाँ पे लाजमी फॉलो करें। ठीक है, कभी भी आपने किसी अदर मींस से कभी भी अपने सप्लायर को बेसिकली पेमेंट नहीं करनी। आपने जब भी पेमेंट करनी है आपने हमेशा सप्लायर को ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू पेमेंट करनी है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी प्रोफाइल हमें क्लियर हो गई जी। ये जो सप्लायर है ही इज अकॉर्डिंग टू और क्राइटेरिया, ये इसकी वेरीफाइड है कंपनी, इसकी तमाम जेम्स ठीक है, ट्रेड इंश्योरेंस दे रहा है, पिछले 12 साल से काम कर रहा है, इसका रिस्पॉन्सिव रेट बहुत कम है। ठीक है, बहुत क्विकली रिस्पॉन्स दे रहा है आपको। एक बहुत अच्छा रेवेन्यू ऑलरेडी बना चुका है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 87% ऑर्डर्स जो हैं इसने ऑन टाइम डिस्पैच किए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक सप्लायर हमें इस तरह का मिला। इस तरह के हम एटलीस्ट 10 सप्लायर्स अपने किसी भी प्रोडक्ट के हम फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, स्टेप्स क्लियर हो गए जी तमाम स्टूडेंट्स को कि आपके क्या स्टेप्स हैं कि आपने बेसिकली किस तरह से सप्लायर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, आपने जैसे ही आपका प्रोडक्ट फाइनलाइज होगा आपने उसका पेटेंट चेक करवाना है। पेटेंट आप मेन कंपेटिटर की लिस्टिंग से फिर आप सैंपल ऑर्डर करेंगे, फिर उसको आप फॉलो करेंगे। तमाम चीज़ें आपकी एज स्टेप्स मेंशन्ड आपने इसी तरह से करनी है। आपने क्राइटेरिया को फॉलो करना है, आपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एस 10 सप्लायर्स इस प्रोडक्ट के फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है जी स्टूडेंट्स आपको? यस सर, क्लियर है। जी, कोई स्टूडेंट अगर मुझे रिपीट कर दे कि क्या स्टेप्स हैं जी राइट आफ्टर आपका जिस तरह से प्रोडक्ट अप्रूवल आता है तो आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, और सप्लायर क्राइटेरिया तक आप मुझे कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? एक्सक्यूज मी सर। जी वाइज इमरान। सर ट्रेड इंश्योरेंस का तो जरा दोबारा रिपीट करवा दें कि कैसे चेक करते हैं। जी, ट्रेड इंश्योरेंस का तो जरा दोबारा रिपीट करवा दें, वो आपने जो बताया था अभी। जी ट्रेड इंश्योरेंस जो है ये साइन आपको जिस प्रोफाइल पे अगर नजर नहीं आ रहा कि ये जो सप्लायर है अपने ऑर्डर्स पे ट्रेड इंश्योरेंस। ठीक है, अब ये ट्रेड इंश्योरेंस है क्या? The suppliers protects the supplier supports trade insurance, a free service that protects your order from payment to delivery। ठीक है, अगर ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू पेमेंट करते हैं, ठीक है, आपने जब पेमेंट करनी है आप करते हैं अपने डेबिट कार्ड से हैं, लेकिन ट्रेड इंश्योरेंस को फॉलो करते हुए करते हैं। ठीक है, आप ट्रेड इंश्योरेंस पे पेमेंट करते हैं तो ये पेमेंट जाती है बेसिकली अली बाबा के पास और अली बाबा सप्लायर को दे रहा होता है। तो बीच में आपका जो गारंटियर बीच में आ रहा होता है वो अली बाबा आ रहा था, और अली बाबा आपको क्या कह रहा है कि आपका ऑर्डर जो है वो पेमेंट टू डिलीवरी। ठीक है, आपके घर पहुंचने तक या फिर आपकी जो नियरेस्ट पोर्ट है वहां तक पहुंचने तक आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी ईच एंड एवरीथिंग को प्रोटेक्ट कौन करेगा जी? ट्रेड इंश्योरेंस। ऑनलाइन काम है। ठीक है, और आप ट्रेड इंश्योरेंस के अलावा अगर ऑर्डर करेंगे किसी भी सप्लायर को तो देयर इज अ चांस कि आपके साथ स्कैम हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी आपको पता हो कि आपने जब भी ऑर्डर करना है तो आपने ट्रेड इंश्योरेंस जो है वो मस्ट फॉलो करनी है। ठीक है, आपका जो सप्लायर है उसके पास ट्रेड इंश्योरेंस एक्सेप्टेंस लाजमी आए कि वो ट्रेड इंश्योरेंस की पेमेंट्स जो है वो एक्सेप्ट करता है। लोग यहाँ पर फेक प्रोफाइल्स बना देते हैं और लेटर ऑन जब आप पेमेंट कर देते हैं तो ना आपको कोई प्रोडक्ट डिलीवर होता है ना कोई आप फिर किसी के अगेंस्ट कोई क्लेम जो है वो कर सकते हैं। तो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि व्हेनेवर यू डू सोर्सिंग फ्रॉम अलीबाबा तो योर सप्लायर मस्ट बी एक्सेप्टिंग ट्रेड इंश्योरेंस पेमेंट्स। ठीक है, ठीक है सर। जी नादिया अख्तर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर अभी फर्स्ट पे आपने एक पॉइंट बताया पेटेंट, सर उसको एक्सप्लेन कर दें प्लीज कि वो क्या होता है और वो चेक करना क्यों जरूरी होता है? किसी भी प्रोफेशनल से चेक करवाएं या चेक करना खुद?
अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट है जी, वो किसी जब कंपनी के साथ अगर मतलब जिस तरह से हम ये प्रोडक्ट किसी ब्रांड के अंडर सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो पेटेंट की मैं आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल समझाता हूँ अपनी लोकल मार्केट से, ठीक है। हम कहते हैं कि एक गाड़ी बना रहा है टोयोटा, एक गाड़ी बना रहा है होंडा, ठीक है, दोनों बना रहे गाड़ियां, ठीक है। अब जो टोयोटा जीएलआई बना रहा है, उस जीएलआई को कोई दूसरी कंपनी आके एग्जैक्टली उसके मॉडल को, एग्जैक्टली उसके डिजाइन को कॉपी करके अपना ब्रांड नेम लगा के सेल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसने उस प्रोडक्ट का पेटेंट करवा लिया कि ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है। डिजाइन है, ये मेरा डिजाइन है, और ये जो इस कार की स्पेसिफिकेशंस हैं, ये टोयोटा ने डिजाइन की हैं, और टोयोटा ही इसको सिर्फ और सिर्फ सेल कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें होंडा की, तो होंडा पे अगर हम बात करें, अगर हमारे पास जो सिविक है, ठीक है, सिविक का पेटेंट किसके पास है? सिविक का पेटेंट करवाया हुआ है जी और होंडा वालों ने, कि इस डिजाइन को टोयोटा या सुजुकी या फिर कोई और थर्ड ब्रांड जो है करके मार्केट में सेल नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कोई करेगा तो जिनके पास पेटेंट है तो वो पेटेंट के थ्रू उसको सू कर देंगे, उसको आईपी चेक भेज देंगे, और उसका जो लिस्टिंग या फिर जो सेलिंग प्रिविलेजेस हैं जी, वो वहां पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि जब कभी भी हम कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज करें तो हम उसका पेटेंट चेक करवाएं, पेटेंट अप्रूवल आए हमारे पास कि जी प्रोडक्ट पेटेंट नहीं है, इसका यूटिलिटी पेटेंट नहीं है, और तब हम उस प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। अगर तो किसी ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करवाया हुआ है उस कंट्री में, दिस मीन्स के जी उन्होंने उस डिजाइन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, कोई और बंदा उस डिजाइन को कॉपी करके सेल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज होती है बेसिकली पेटेंट, और पेटेंट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप पेटेंट को इग्नोर करते हैं कि जी ठीक है कोई बात नहीं, जब हम प्रोडक्ट भिजवा दिया अमेजोन की तरफ, जब आप वहां पे भिजवाएंगे और आपकी एक दो सेल्स आएंगी, और उसके अगेंस्ट अगर आप कंपेटिटर को पता चल गया कि मेरा डिजाइन कॉपी किया है और मैंने इस चीज का पेटेंट करवाया हुआ है, तो विद इन नो टाइम आपकी लिस्टिंग को शू कर देगा, ठीक है। तो फिर आप उसकी मजीद प्रिविलेजेस नहीं ले सकेंगे सेलिंग सर पे जी। सर सर दूसरे तो फिर पेटेंट जी नादिया बोले आप। सर सॉरी, मेरा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैं दरमियान में हैंड रेज किए बड़ी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम प्रोडक्ट फाइनलाइज करवाते हैं तो उसमें मेन कंप्यूटर आफ्टर पेटेंट चेक करने के बाद हम फाइंड करते हैं। नहीं, हम मेन कंपेटिटर देखें, अब जो टॉप 10 लिस्टिंग्स हैं उसमें एग्जैक्टली सारे के सारे फुल टू फुल एक ही प्रोडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ डिजाइन, कुछ ना कुछ चीज जो है वो चेंज आ रही होगी आपके पास टॉप 10 लिस्टिंग्स में। अब उन टॉप 10 लिस्टिंग्स में आपके पास जो मोस्ट फिजिबल जो पोजीशन बनती है वो ये बनती है कि द सेलर विद रेवेन्यू एंड मिनिमम रिव्यूज ऑन द टॉप 5 स्लॉट्स, ठीक है। अब आपको थर्ड स्लॉट पे एक ऐसा सेलर मिल रहा है जिसकी लिस्टिंग पे टोटल 70 रिव्यूज है और उसका मंथली रेवेन्यू बन रहा है $30,000, ठीक है। तो आपने अब उस सेलर को वहां से उसका सैंपल ऑर्डर करना है, ठीक है। उसके सैंपल ऑर्डर करने से भी पहले आप उसकी जो प्रोडक्ट है उसको आप जो है वो किसी आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को देंगे, फ्रीलांसर को देंगे, जो कि आपको प्रोफेशनल होगा जी पेटेंट चेकिंग में, वो आपको पेटेंट चेक करके देगा प्रोडक्ट का। अगर आपने गलती से भी उसको अगर सेल करना स्टार्ट कर दिया और लेटर ऑन आपको पता चला कि जी ये प्रोडक्ट तो पेटेंट था, तो आपको जो मजीद सेलिंग है वो मिलेगी नहीं, आपकी जो इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी हुई हुई है प्रोडक्ट की, वो भी तमाम जाया जाएगी। स्टेप्स हैं जी, स्टेप्स ये हैं कि आपने आफ्टर फाइनलाइजिंग योर मेन कंपेटिटर, आपने उसके प्रोडक्ट का पेटेंट चेक कराना है। पेटेंट अगर क्लियर है तो आपने सैंपल ऑर्डर करना है और उस पर नेक्स्ट मूव करना है, ठीक है। हम टॉप 2 स्लॉट्स क्यों बात करते हैं कि जी 2 स्लॉट्स मस्ट बी हैविंग रिव्यूज लेस देन 150, इन केस के अगर जो थर्ड स्लॉट वाला सेलर था जिसकी लिस्टिंग अगर पेटेंट थी, तो आपने उसको पहले टारगेट किया, लेकिन अब आपने देखा कि उसका प्रोडक्ट तो पेटेंट निकला है, अब आप उसको सेल नहीं कर सकते, तो आपने फिर उस चीज को जाके हम जो सेकंड जो स्पॉट आता है हम उसको फिर टारगेट कर देते हैं कि जी एटलीस्ट हमारी जो इतनी बड़ी मेहनत है वो रायगा ना जाए, जाया ना जाए। तो हम कहते हैं कि जी ठीक है, हम टॉप थर्ड वाले को छोड़ के हम फिफ्थ स्लॉट के ऊपर जो है वो मेन टारगेटिंग करते हैं कि जो
इसका पेटेंट है या नहीं। लेट्स से थर्ड वाले का पेटेंट था, फिफ्थ वाले का पेटेंट नहीं था, ठीक है। तो फिफ्थ वाले के लिस्टिंग पे रिव्यूज जो है वो 125 थे, तो आपको थोड़ी मजीद ब्लीडिंग कॉस्ट रखनी पड़ेगी, और आप फिर उसके सैंपल को ऑर्डर करेंगे और तमाम चीज़ें आप उस सेलर के अगेंस्ट जो है वो फॉलो अप करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप्स है जी। स्टेप्स इसी तरह कि आपने पहले प्रोडक्ट फाइनलाइज किया, उसमें से मेन कंपेटिटर निकाला, उसका पेटेंट, अगर तो प्रोडक्ट पेटेंट नहीं है तो आपने सैंपल ऑर्डर किया, अपने सप्लायर्स फाइंड करने शुरू कर दिए, मैन्युफैक्चरर्स फाइंड करने शुरू कर दिए। तो ये तमाम चीज़ जो है बेसिकली स्टेप वाइज है, ठीक है। क्लियर हो रहा है जी नादिया आपको? यस सर। जी अक्सा मुबीन। सर वो आपने लेक्चर रिपीट करने को बोला था तो मैंने तो इसलिए किया था। जी अक्सा प्लीज वन टाइम बता दें कि जी आफ्टर प्रोडक्ट फाइनलाइज आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे? सर जब हम एक प्रोडक्ट जो है वो फाइनल कर लेते हैं, वो हमारी तमाम क्राइटेरिया को मीट कर रही है, तो देन हम इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो है ना पेटेंट मींस के हम क्या करेंगे, हम इसके जो मेन कंपटीटर होगा ना वो फाइनल करेंगे, ठीक है। उसमें अब ये होगा कि हमने अपना जो मेन कंपटीटर है वो कहाँ से निकालना है, वो हमारी जो टॉप 10 लिस्टिंग होगी उसमें जो लेस रिव्यूज के साथ जो है वो टॉप कंपटीटर आ रहा होगा, हमने उसको लेना है। उसकी जो प्रोडक्ट होनी है, उसकी जो प्रोडक्ट की तमाम क्वालिटी है, हमें उसको फॉलो करना है कि उसके प्रोडक्ट में कौन सी क्वालिटी कौन सी क्वालिटी पाई जा रही है। अगर वो बीट क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमने ए प्लस या ए की तरफ नहीं जाना, हमने भी एज इट इज जो क्वालिटी है वो प्रोवाइड करनी है। और देन हमने जब इस चीज को भी देख लिया तो फिर हमने उस प्रोडक्ट के जो होने हैं ना सेलर, उसके हम चले जाना है। उस प्रोडक्ट के हमें जो नेगेटिव रिव्यूज होने हैं हमने उनको स्टडी करना है कि जो उसके बायर्स ने उसको नेगेटिव रिव्यूज दिए हैं वो कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसकी प्रोडक्ट्स में, जिनको हम गेन करके हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हमने ये सारा कुछ कर लेना है तो हमने फिर ये चेक करना है कि जो है ना ये आया कि इस प्रोडक्ट पे कोई पेटेंट तो नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीकों से कर सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं पेटेंट डॉट गूगल काम से, और दूसरा जो है वो हम फाइवर से जो है वो एटलीस्ट दो जो फ्रीलांसर्स हैं प्रोफेशनल्स हैं हम उनको हायर करते हैं। उनको हायर करने का एक तरीका तो ये है कि हम बाई जो है ना वो बाय रिक्वेस्ट हम पोस्ट करके तो हम वहाँ से उनको जो है ना वो गेन कर सकते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। और दूसरा ये है कि हम पेटेंट कीवर्ड ऐड करके तो हम वहाँ से उनको देख के कि जिस सेलर के रिव्यूज अच्छे होंगे हम उसको फाइनल करके हम उन एटलीस्ट दो लोगों से जो है ना वो अपना पेटेंट चेक करवाएंगे। जब ये सारा कुछ हमारा जो है वो फुलफिल हो गया तो फिर हमारे पास जो है वो वेबसाइट है सोर्सिंग की, दो चाइनीज वेबसाइट हैं और थर्ड वन इज alibaba.com। तो हम alibaba.com को प्रेफर करते हैं, जबकि जो चाइनीज है इसमें जो है वो प्राइजेस तो लेस होती हैं, लेकिन हम alibaba.com को जो है वो वहाँ से इसकी सोर्सिंग के लिए सप्लायर्स फाइंड करेंगे। तो सर जो सप्लाई क्राइटेरिया इसमें मे बी अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो वो आप कर दीजिएगा। तो सर जो सप्लाई क्राइटेरिया उसमें हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि हम जो सप्लायर जो है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल न्यू भी नहीं होनी चाहिए, और अगर वो प्रोफाइल 1 से 2 साल पुरानी है तो हम फिर भी उस सप्लायर को सिलेक्ट नहीं कर सकते। सप्लायर जो है उसकी प्रोफाइल ओल्ड सप्लायर होना चाहिए और एटलीस्ट विद 4 ईयर एक्सपीरियंस, और इसमें जो है वो हम एक्सेप्टेड ये कर रहा हूँ ट्रेडमार्क इंश्योरेंस, मींस के हम इसको जो है ना ये अगर हमें कह रहा है कि ये अली बाबा से बाहर जाके पेमेंट मेथड जो है वो कोई फॉलो करे तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि अगर हम इसको पेमेंट कर रहे हैं तो बाय अली बाबा या फिर हम जो है ना वो पेपाल जो है उसको हम लेंगे। उसके बाद जो ट्रेड इंश्योरेंस जो है वो उसको फॉलो करेंगे ट्रेड। यस सर। और सर इसमें जो है वो 3 जेम्स होने चाहिए। 3 जेम्स बेसिकली आपकी प्रोफाइल पे स्टार्स होते हैं,
तो ये जो है ना वो एटलीस्ट जो है वो 3 जेम्स होने चाहिए। उसके बाद जो है इस आपके जो जिस सप्लाई को आपने सिलेक्ट किया है इसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो एटलीस्ट 80% होना चाहिए। लेट्स से अगर आपका जो है आपने एक ऑर्डर ले लिया हुआ है और उसमें आपको जो है वो 2 दिन आपने सप्लायर्स फाइंड करने हैं और आपका अगर जो सप्लायर है वो आपको 5 से 10 दिन में जो है वो रिप्लाई कर रहा है तो ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो हम इसलिए ऐसा सप्लायर लेंगे जिसकी प्रोफाइल पे मेंशन हो कि इसका रिस्पॉन्स रेट कितना है। उसके बाद जो प्रोफाइल सप्लायर है वो मस्ट बी वेरीफाइड फ्रॉम अलीबाबा। ठीक है जी, वेरी गुड थैंक यू सर। जी। क्लास एनीवन एल्स जो रिपीट करे कि ये जो स्टेप्स हैं ये हमें क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए। जी आलिया अफसल। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आलिया एक बार आप रिपीट करते हैं तमाम स्टेप्स के, जैसे ही आपको प्रोडक्ट फाइनलाइज होता है तो नेक्स्ट स्टेप्स आपके क्या होंगे? जी, जैसे ही हमारा प्रोडक्ट फाइनलाइज होता है तो पहले तो हम देखते हैं जो है हमारा मेन कंपटीटर्स कौन है। फिर जो हमारा मेन कंपटीटर होता है उसके हम पेटेंट चेक करवाते हैं। अगर तो उसका जो पेटेंट वेरीफाइड है, मतलब कि उसका पेटेंट है, तो हम अपना कंपटीटर फिर चेंज करते हैं, तो उसका भी पेटेंट चेक करवाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ऐसा करना होता है कि हम अपने कंपटीटर का सैंपल ऑर्डर करवाते हैं। उसके बाद फिर हमने 10 जो है सप्लायर वो फाइंड आउट करने होते हैं अपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग के लिए। हमारे प्रोडक्ट की सोर्सिंग के लिए जो सप्लायर क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह से है कि जो हमारा सप्लायर हो वो गोल्ड सप्लाई हो फॉर एटलीस्ट 4 ईयर का उसका जो है वो अलीबाबा पे अकाउंट जो है वो पुराना होना चाहिए। 4 साल से वो जो है वो अपनी एज ए सप्लायर सर्विसेज दे रहा हो। तो हम उसके बाद जो चीज़ जो हम करेंगे वो ये होगा कि इसका जो ट्रेड इंश्योरेंस है वो होना जो मतलब पेमेंट के लिए ट्रेड इंश्योरेंस मस्ट होना चाहिए। सप्लायर के पास जो है 3 जेम्स हो उसकी प्रोफाइल पे, दैट इट मींस दैट के उसका रिस्पॉन्स या फिर बाकी सारी चीजें, मतलब वो एक गुड सप्लायर है। तो 3 जेम्स हो, इसके साथ साथ उसका रिस्पॉन्सिव रेट जो है वो एटलीस्ट 80% होना चाहिए और वेरीफाइड सप्लायर हो। ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं ट्रेड इंश्योरेंस से क्या मुराद होती है? ट्रेड इंश्योरेंस ये है जो सप्लायर है वो फ्री सर्विस दैट प्रोटेक्ट योर ऑर्डर फ्रॉम पेमेंट टू डिलीवरी, मतलब पेमेंट हमारी जो है वो सेफ मोड में होती है। ठीक है, मतलब जो आपका बेसिकली जो ट्रेड इंश्योरेंस है ये आपकी पेमेंट सिक्योर करता है। ठीक है, अगर आप अली बाबा पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो ये आपकी पेमेंट जो है ये सिक्योर करेगा। ठीक है, इस पे आपकी जो पेमेंट आएगी वो सिक्योर्ड होगी। आपकी जो पेमेंट कभी भी इस तरह से नहीं, आपके साथ कोई स्कैमिंग हो सकती है इस काम में। आपके पास अली बाबा जो है वो गारंटियर बन जाता है आपके ऑर्डर के अगेंस्ट। ठीक है जी। वाइज इमरान आपने हैंड रेज किया था, क्या क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, वो क्लियर हो गया था, मैंने रिपीट किया ना, मेरा होगा clear। ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारे पास हमने सप्लायर्स फाइंड करने हैं जी, ये चीज़ हमें पता चल गई कि हमने जब कोई एनालाइज कर लिया इस तरह से तो हमें उसके एटलीस्ट 10 सप्लायर्स जो है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब जो 10 सप्लायर्स हमने फाइंड करने हैं तो उन 10 सप्लायर्स को हम अप्रोच किस तरह से करेंगे, हम उनको किस तरह से जी ये चीज़ जो है वो एनालाइज करवाएंगे कि हमने क्या प्रोडक्ट जो है वो लेना है। उनके पास तो मल्टीपल इस तरह से प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर हो रहे होंगे। ठीक है, तो आपने किस तरह से उस चीज़ को फाइनलाइज करना है वो चीज़ हम देख लेते हैं। आपने किस तरह से कांटेक्ट करना है उनसे, तो ये तमाम चीज़ जो है अभी हम देख लेते हैं कि आपने कभी भी डायरेक्टली जब सप्लायर के साथ बात करनी है तो उससे पहले 3 टर्म्स हैं जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंसिडर की जाती हैं। उन टर्म्स को अंडरस्टैंड करना लाजमी है। ठीक है, उन टर्म्स को हम देखेंगे कि जी वो क्या टर्म्स हैं। उन टर्म्स के थ्रू हम लोग ये चीज़ जो है वो फाइनलाइज कर सकते हैं कि जो हमारी जो प्रोडक्ट तरह से बनेगी। ठीक है,
अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो पहली टर्मिनोलॉजी है जो कि हमें अंडरस्टैंड करनी है, दैट इज डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, DDP। ठीक है, ये जब भी आप किसी सप्लायर से बात करेंगे तो ये तीन टर्म्स आपकी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। तो आपने इन तीन को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। विदाउट दीज थ्री टर्म्स आप कभी भी सोर्सिंग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अच्छा, DDP का क्या मतलब है जी, FOB का क्या मतलब है, एक्स वर्क्स या फिर W का क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल DDP स्टैंड्स फॉर डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, ठीक है। In DDP Incoterms, the supplier is responsible for making the products and responsible for delivering the product on final destination, ठीक है। Buyer is only responsible to unload the stock when reach final destination, ठीक है। मैं एक दफा रिपीट करता हूँ, DDP ये होता है जी कि आपका जो सप्लायर होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है आपका, वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी वो रिस्पॉन्सिबल है। और आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, अगर आप अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, तो दैट इज एक्चुअली DDP। अगर आप कोई चाइना से प्रोडक्ट अपने लिए ऑर्डर कर रहे हैं और उसे आप चाह रहे हैं कि आपके डोर स्टेप पे वो प्रोडक्ट आ जाए, एक्चुअली DDP, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, ठीक है। तो ये टर्म आप यूज करते हैं जी जब आपने अपने प्रोडक्ट को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है। इसमें जो आपका बायर होता है, जो अगर आप किसी से परचेज कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जब प्रोडक्ट आपका फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तो उस फाइनल डेस्टिनेशन से आपने सिर्फ और सिर्फ उसे अनलोड करवाना है, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली DDP, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है, दैट इज FOB, ठीक है। FOB स्टैंड्स फॉर फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। फ्री ऑन बोर्ड, इन FOB इनको टर्म्स, द सप्लायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द प्रोडक्ट्स टू द नियरेस्ट पोर्ट and then buyer have a responsibility to select freight forwarder or any third party to send the stock on the final destination, ठीक है। FOB की अगर हम बात करें तो FOB का ये मतलब कि जो सप्लायर है आपका, वो प्रोडक्ट आपके नियरेस्ट पोर्ट तक जो है वो डिलीवर कर देगा। अगर हम बात करें, अगर हम पाकिस्तान में अगर FOB करवाएं, तो जो सप्लायर है हमारे पास, वो हमारा कराची पोर्ट पे हमारा प्रोडक्ट भिजवा देगा। वहां पे फिर हमें कोई थर्ड पार्टी पर्सन हायर करना पड़ेगा, या फिर हमें कोई फ्रेट फॉरवर्डर हायर करना पड़ेगा, जो कि हमें हमारा प्रोडक्ट जो है वो वहां से अगर लाहौर या फिर मंडी बहाउद्दीन अगर मंगवाना है तो वहां तक हमें मंगवा के दे दे, ठीक है। तो ये चीज हमें क्लियर होगी कि ये GDP क्या है, FOB क्या है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है, दैट इज EXW। EXW stands for X works, ठीक है। In X work Incoterms, the supplier is only responsible for making the products एंड कीपिंग स्टॉक इन फैक्ट्री। लाइक उसने प्रोडक्ट अपना जो आपने ऑर्डर दिया उसने बनाया और बना के अपनी फैक्ट्री या अपने वेयर हाउस में स्टोर कर दिया, ठीक है। बायर इज देन रिस्पॉन्सिबल फॉर पिकिंग द स्टॉक फ्रॉम फैक्ट्री एंड शिप टू द फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये तीन टर्म्स हमारी मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो हमारी जितने भी सप्लायर्स हैं जी उनके साथ जब हम डिस्कस करते हैं, तो ये तीन टर्म्स हमारी बहुत रिपीटेडली यूज होती हैं। वो आपसे जब भी बात करेंगे तो इस तरह से आप उनको अंडरस्टैंड करवा सकते हैं कि जी आप हमें प्राइस दें एक्स वर्क्स की, हमें FOB प्राइस दें, हमें DDP प्राइस दें, ठीक है। तो DDP प्राइस मोस्ट एक्सपेंसिव होगी, FOB उससे थोड़ी कम होगी, और EXW जो है वो सबसे कम होगी, ठीक है। तो आपने 10 सप्लायर्स के साथ जब बात करनी होती है तो उससे पहले ये तीन टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जी, DDP, FOB एंड EXW, ठीक है जी। क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को ये तीनों टर्म्स? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, कासिम मजहर बताएं व्हाट इज DDP? अस्सलाम वालेकुम। जी बात
सर इसमें जो सप्लायर है वो जो है वही रिस्पॉन्सिबल होगा कि फाइनल डेस्टिनेशन तक जो प्रोडक्ट है उसे वो वहां तक पहुंचाएगा, और बायर की सिर्फ इतनी वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसको सिर्फ अनलोड करेगा, बस इसमें यही है। और जो वो इस बनाएगा भी और डिस्पैच जी भी करवाएगा। मैन्युफैक्चरर भी वही होगा और डिस्पैच भी वही करेगा, और सिर्फ बायर की इतनी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उसको अनलोड करेगा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन से, ठीक है, तो उसकी जी। फाइनल डेस्टिनेशन होगी। जी जावेरिया मुबीन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वैसे तो मुझे समझ आ गया, लेकिन ये मुझे ना EXW स्टैंड फॉर, मुझे ये समझ नहीं आया था। जी EXW स्टैंड्स फॉर एक्स वर्क्स, ठीक है। एक्स वर्क्स मींस के सप्लायर ने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया और मैन्युफैक्चर करके अपने पास अपनी फैक्ट्री में या फिर अपनी फैक्ट्री के किसी वेयर हाउस गोदाम में उसने जाके आपके प्रोडक्ट को स्टोर कर दिया। एंड नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने उसकी फैक्ट्री से प्रोडक्ट आपने पिक करवा के आपने उस प्रोडक्ट को डिस्पैच करवा दिया, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली EXW, एक्स वर्क्स। क्लियर है आपको? जी सर। जी उजैर नदीम, आप प्लीज मुझे बताएं व्हाट इज FOB एंड व्हाट इज EXW। उजैर नदीम। यस सर। सर एफओबी में जो सप्लायर होगा उसकी सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो किसी शिपिंग यार्ड तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचा देगा, वहां से फिर कोई थर्ड पार्टी हम अरेंज करवाएंगे और वो जो है प्रोडक्ट को आगे शिप करवाएगा, मतलब कि डेस्टिनेशन तक, फाइनल डेस्टिनेशन तक। और जो EXW है उसमें जो होगा कि जो सप्लायर है वो सिर्फ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा और अपनी फैक्ट्री या वेयर हाउस में रखवाएगा, वहां से आगे लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यह कि हम क्या करते हैं कि जी जो प्रोडक्ट होता है उसके लिए हम सप्लायर्स को मैसेजिंग करते हैं, ठीक है। तो जो मैसेजिंग फॉर्मेट है जी, इसको आप देखें। अच्छा, कभी भी आपने डायरेक्टली जब कभी भी किसी सप्लायर से बात करनी है तो डायरेक्टली आपने ओनर बन के बात नहीं करनी। आपने हमेशा कोई प्रिक्योरमेंट ऑफिसर या फिर कंपनी रिप्रेजेंटेटिव होके बात करनी है कि जी आप इस कंपनी के जो है वो सर हैं या फिर आप इसके कोई मैनेजमेंट के बंदे हैं जो कि ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो अपनी कंपनी से रिलेटेड लेना चाह रहे हैं। इसके जो फायदे होते हैं लेटर ऑन वो ये होते हैं कि आप किसी प्राइस को जो है वो टारगेट कर सकते हैं, आप उन्हें क्लियरली इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जो प्राइस आप दे रहे हैं जी इसमें हमारी कंपनी जो है वो डिसाइड करके बताएगी। आपको डिसीजन के लिए थोड़ा टाइम जो है वो मिल जाता है। आप जो डिसीजन लेते हैं उसके लिए आपको कुछ ना कुछ टाइम जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो जब भी आपने तो आप हमेशा अगर उसके साथ निगोशिएट भी करेंगे तो आप हमेशा यही कहेंगे कि जो कंपनी का जो टारगेट है जी वो इससे कम प्राइस पे सोर्स करना है, तो आप उससे मैक्सिमम निगोशिएट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली ओनर बन के बात करते हैं जी आई एम द ओनर एंड आई नीड दिस प्रोडक्ट, तो इस तरह से आपके पास जो है वो मोस्टली जो रिस्पॉन्स आता है वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस में आ रहा होता है, ठीक है। तो आपने मैक्सिमम जितना निगोशिएट करवा सकते हैं उतना करवा। लाइक आप अगर इसको एग्जाम्पल कंसिडर करें तो आप जिस तरह से काबलियों के साथ, पठानों के साथ जो मार्केट में आपके साथ अगर निगोशिएट करते हैं तो आपने इस तरह से लोकली जिस तरह से आप मैक्सिमम निगोशिएट करवा सकते हैं आप करवाएं, क्योंकि
चाइना में प्रोडक्ट्स बहुत चीपेस्ट प्राइस पे मतलब बन रहे होते हैं, फैक्ट्री प्राइस इनकी बहुत कम होती है, तो हमें इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो चाहिए होता है। जो प्राइस मेंशन होती है सिर्फ हम उसके ऊपर बात नहीं करते, हम उसके साथ डिफरेंट क्वांटिटीज पे बात करते हैं, चीजें जो है हम उसकी फॉलो करते हैं, उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को वहां से ऑर्डर प्लेस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने मैसेज किस तरह से करना होता है जी? आपने जो प्रोडक्ट है, जो सप्लायर्स आपने फाइनलाइज किए हैं, आप उनको मैसेज करते हैं कि नी हाउ, ठीक है, नी हाउ, हेलो, प्लीज गिव मी EXW प्राइस, ठीक है, DDP प्राइस एंड FOB प्राइस, ठीक है, और फ्रॉम एयर एंड ओशन, ठीक है, टू UK, USA, फ्रांस। आपने जिस जिस कंट्री में उस प्रोडक्ट को आपने सोर्स आउट करना है, तो आप उस कंट्री को स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको बोलते हैं कि आप मुझे तीनों प्राइसेस बताओ, बाय ओशन एंड बाय एयर, ठीक है। कि अगर आप बाय एयर अगर शिपिंग भिजवाओगे इस प्रोडक्ट की, तो UK, USA में कितनी कॉस्ट, अगर आप ये तमाम चीजें बताएंगे, ठीक है। अब जो वेट, डायमेंशंस और पैकेजिंग है, ये आप बेसिकली अपने सैंपल से जो है वो एनालाइज करते हैं। आप अपना जो आपने सैंपल ऑर्डर किया होता है जी अपने मेन कंपेटिटर का, आप ये वो तमाम चीजें वहां से एक्सट्रैक्ट करके अपने किसी भी सप्लायर को बता रहे होते हैं, ठीक है। MOQ इज मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। आप अपनी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी रख रहे हैं जी? 1000 यूनिट्स, ठीक है। आप कम भी रख सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। फिर साथ में PP बैग की जी, पॉली बैग जो है वो किस तरह से होगा, और उसके बाद जो आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जी वो आप बता सकते हैं कि here are the terms as per discussion, please add these to Alibaba trade assurance प्रोडक्ट में। आप लेट से अगर कह रहे हैं कि प्रोडक्ट हमारा जो है वो ये है कि बेबी ब्लैंकेट डबल साइड फ्लेबल फ्लीस रिबन, ठीक है, तो आप इसकी लेबलिंग में बताएंगे कि जी हमें प्रोडक्ट लेबल जो है वो आप प्रोवाइड करेंगे, कार्टन लेबल हम प्रोवाइड करेंगे, पैकेजिंग में जो है आपकी जिपर पॉलीमर मिनिमम, ये जो पैकेजिंग है ये बेसिकली आप अपने कंपेटिटर की लिस्टिंग से जो है वो जो उसका सैंपल ऑर्डर करते हैं वहां से आप फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो सफोकेशन वार्निंग आउटसाइड ईच आपने मेंशन करनी है। तो इस तरह से आप बेसिकली किसी भी सप्लायर को जो है वो कांटेक्ट करते हैं, उससे डिटेल जो है उस प्रोडक्ट की ले रहे होते हैं, ठीक है। और जितनी भी चीज आपके बीच में फाइनलाइज हुई है आप यहाँ पे मेंशन हैं जी, उसकी पैकेजिंग इस तरह से होगी, डिलीवरी विद इन 22 डेज ऑफ एडवांस पेमेंट टू अमेजोन वेयर हाउस। आप अमेजोन वेयर हाउस तक डायरेक्टली प्रोडक्ट कर रहे हैं। टोटल पेमेंट्स आप बता रहे हैं कि जी $4.75 की आपको अगर प्रोडक्ट पड़ रही है, तो आप उसको 1000 यूनिट से मल्टीप्लाई करें, 4750 टोटल पेमेंट है, जिसका एडवांस आपने मिनिमम आपके पास जो सप्लायर्स आपके एक्सेप्ट करते हैं वो आपकी अपफ्रंट 30% पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। बाकी 70% रिमेनिंग आफ्टर डिलीवरी ऑन वेयर हाउस। जैसे ही प्रोडक्ट डिलीवर होगा तो आपने ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू अपनी जो पेंडिंग पेमेंट है जी वो प्लेस करनी होती है अपने सप्लायर को। तो ये तमाम चीज़ें हैं जी जो कि हमें अपने एंड पे देखनी होती हैं, और इस तरह से ये एक फॉर्मेट है, इसको हम दोबारा से देख लेते हैं कि किस तरह से आप किसी सप्लायर को जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपने उसे मैसेज किया, मैसेज करके आपने उसे सिंपली कहा कि आप EXW, DDP एंड FOB प्राइस बाय ओशन एंड बाय एयर शिपिंग आप स्पेसिफिक कंट्री बता दें, डायमेंशन ऐसी होंगी, पैकेजिंग ऐसी होगी, लेबलिंग इस तरह से होगी, तमाम चीजें आपने बता दी, साथ में अपना MOQ बता दिया, और उसके बाद आपके पास जो है वो रिस्पॉन्स आ जाएगा कि जी वो इतने पे आपके साथ जो है वो एग्री कर रहा है, इतने आपको और रेट दे रहा है। फिर उसके बाद आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज करके जितनी भी चीजें आपने उसको नेक्स्ट उसमें कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपने जब कभी भी सप्लायर को कांटेक्ट करना है तो आपने ये देखना है कि जितनी भी चीजें आपके पास आ रही हैं जी वो जो फाइनलाइज सप्लाई उसको हम किस तरह से करेंगे कि हमने ऐसे 10 सप्लायर्स को मैसेज किया, ठीक है, 10 में से हमें 5 सप्लायर्स का रेट जो है वो हमें अच्छा लगा। अब उसमें से हम मेन सप्लायर किस तरह से फाइनलाइज करते हैं? मेन सप्लायर फाइनलाइज करने के लिए हम ये करते हैं कि हम
सैंपल्स ऑर्डर करते हैं जी अपने सप्लायर से, ठीक है। जो हमारा सप्लायर है हम उससे सैंपल ऑर्डर करेंगे और उसे कंपेयर करते हैं अपने मेन कंपेटिटर के प्रोडक्ट से। जो सप्लायर हमारे पास नियरली मैच टू दैट प्रोडक्ट अगर हमें कोई सैंपल भेज रहा है तो वो हमारा जो है बेसिकली फाइनलाइज्ड सप्लायर होता है, ठीक है, जो एग्जैक्टली हमारे कंपेटिटर के प्रोडक्ट से मैच कर रहा है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी हमें टाइम टू टाइम मजीद क्लियर होंगी सोर्सिंग में, लेकिन ये चीज़ इम्पोर्टेंट कि हमने किस तरह से अपना कोई सप्लायर फाइनलाइज करना है, ठीक है। तो उसके साथ मजीद निगोशिएट किस तरह से करना है, क्या क्या टैक्टिक्स हमने देखनी है, क्या क्या चीज़ें हमने माइंड में रखनी है जी ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, हमने कौन कौन सी बातें उनके साथ करनी है। हमने ये तीनों प्राइस ले ली, प्राइस के बाद हमने तमाम चीज़ें उसको मेंशन कर दी, उसके बाद हमने उससे एक प्राइस ले लिया। अब वो जो प्राइस है बेसिकली वो एटलीस्ट 10 सप्लायर्स से हम जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। 10 सप्लायर्स जब हमें इस तरह से प्राइसेस ऑफर कर से जो हमारे लीस्ट प्राइस वाले सेलर सप्लायर्स होते हैं उनमें से हम सैंपल्स ऑर्डर करते हैं कि एटलीस्ट 30 सप्लायर्स का, और उनको कंपेयर करते हैं जो हमारा मेन कंपेटिटर का प्रोडक्ट है। उसको हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा सप्लायर ऐसा है जो कि नियरली मैच या फिर एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट जो है वो हमारे सप्लायर जैसा बना सकता है। तो उससे हम फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। उसको हम अपना मेन सप्लायर या फिर जो अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है वो हम बनाते हैं, ठीक है। उस आपने जो चीज़ें जो है मजीद आपने फॉलो करनी होती हैं वो आप यहाँ पे फॉलो करते हैं। आप उनकी तमाम डिटेल्स जो है वो मेंशन करते हैं कि इसकी डायमेंशंस ऐसी होंगी, इसकी पैकेजिंग ऐसी होगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं बेसिकली आपकी कन्वर्सेशन में आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में जो आपने उसके साथ एक फॉर्मेट रखना है वो इस तरह का फॉर्मेट होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मजीद भी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर इसके अलावा अगर आप अगर सप्लायर को अगर कांटेक्ट कर मजीद किस तरह से सप्लायर को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास एक और सप्लायर कांटेक्ट करने का एक और फॉर्मेट है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप किसी सप्लायर को अगर कांटेक्ट कर रहे हैं तो आप किस तरह से करेंगे कि डियर कॉन्टैक्ट नेम एंड मैन्युफैक्चरर, जो उसकी लिस्टिंग पे उसका कॉन्टैक्ट नेम मेंशन्ड है, ठीक है। आप उससे उसे डियर क्या है कि आप उसे यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसके बाद बोलेंगे माय नेम इज, जो भी आप अपना नाम अगर बताना चाहें, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आप अपने रियल नेम से बात करें, आप अपना कोई इंग्लिश नेम या फिर किसी कंपनी नेम से भी आप बात कर सकते हैं। और आप बोल सकते हैं कि आई वर्क एज अ सेल्स मैनेजर एट कंपनी, जो आपकी कंपनी आप जो बना के जिस पे सेल करना चाह रहे हैं, जिसके लिए ये प्रोडक्ट्स आप सोर्स करना चाह रहे हैं, आप बता सकते हैं कि जी आई वर्क एज अ सेल मैनेजर एट दिस कंपनी दिस टाइम। अच्छा, फिर दिस कंपनी इज फेमस फॉर द सिमिलर प्रोडक्ट्स यू मैन्युफैक्चर and we are planning to broaden our product line and are interested in one of the items you create the full name of the product। जो भी आपके प्रोडक्ट का फुल नेम होगा वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, डियर कॉन्टैक्ट नेम एंड मैन्युफैक्चरर, जो आपके मैन्युफैक्चरर या जो आपका कॉन्टैक्ट नेम है वो आपने देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बताना है माय नेम इज दिस एंड आई वर्क एज अ सेल्स मैनेजर एट दिस कंपनी, दिस कंपनी इज फेमस फॉर द सिमिलर प्रोडक्ट्स यू मैन्युफैक्चर and now we are planning to broaden our product line and are interested in one of the items you create, ठीक है। फिर साथ में उस आइटम का फुल नेम, could you please provide me the following information so that if we see if this is suitable for our product line। आप सबसे पहले उसको ये पूछ सकते हैं do you provide customized packaging for your clients, क्योंकि आपने तो अपने नाम अपने ब्रांड के नाम के साथ इस प्रोडक्ट को सोर्स करना, तो आप सबसे पहले उससे ये पूछ सकते हैं do you provide customized packaging for your clients, ठीक है। how long you will take to produce a specific amount of products, कि आप इतनी जो प्रोडक्ट्स हैं इनको आप बनाने में कितना टाइम लेते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है प्रोडक्ट का वो आपका कितना होता है। व्हाट आर द EXW प्राइस पर यूनिट इंक्लूडिंग पैकेजिंग एंड FOB प्राइस फॉर 50K MOQ, ठीक है। आप उससे एक यहाँ पे प्राइस मेंशन करके पूछ रहे हैं कि जी आप अपनी कितनी प्राइस जो है वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑल estimating or shipping cost, also for the estimating our shipping cost can you please tell me the following how many items does the case carry, जो आप अपना केस बनाते हैं उस पे आप कितने यूनिट्स जो है वो पैकेजिंग में आप बनाते हैं। what are the dimensions of each case in cubic meters and kg,
I appreciate your time and looking forward to start and to long-term relation with you regarding this product. Kind regards, your name and जो भी आपने अपनी कंपनी की डिटेल्स जो है वो आपने यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मेट है, इसको भी हम फॉलो कर सकते हैं जी कि किस तरह से आपने किसी सप्लायर को जो है वो कांटेक्ट करना है और उसको किस तरह से आपने ये तमाम डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करनी है सबको कि आपने किस फॉर्मेट से किसी सप्लायर को जो है वो कांटेक्ट करना है। यस क्लियर है। जी इमरान। जी सर, ये जो आपने अभी इससे पहले जो टाइप्स बताई थी, तो EXW, DDP और FOB, पूछना ये था कि ये सप्लायर्स की कैटेगरीज है या हर सप्लायर इस चीज़ को करने के लिए बाउंड है हमारे कहने पर? मतलब कि अब हर सप्लायर का एक अपना मिजाज होगा। कोई सप्लायर होगा जो FOB करता होगा, कोई होगा जो DDP करता होगा, कोई होगा जो EXW करता होगा। तो अगर हम क्लाइंट से ये पूछें कि सर आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, DDP, FOB या EXW, के ये सही होगा या नहीं? बेसिकली देखें, अभी हमने सोर्सिंग जस्ट स्टार्ट की, ये जस्ट एक आइडिया है, ठीक है। हम अगर इस चीज़ को इस तरह से लेके चलते हैं कि हमारा जो सप्लायर है, ठीक है, या जो भी हमारा मैन्युफैक्चरर है, वो अगर सिर्फ और सिर्फ FOB दे रहा है, नो मैटर, हमारे पास फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं, उनके थ्रू भी सोर्सिंग करवा सकते हैं, ठीक है। जो आपका क्लाइंट होगा उसे बेसिकली इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि आप उसके प्रोडक्ट को किस तरह से मैन्युफैक्चर करवा के उसकी पैकेजिंग करवा के उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाए, ठीक है। उसे इस चीज़ से लेना देना नहीं होता कि आप जो है वो डायरेक्टली उसको सिर्फ यह है कि लीस्ट प्राइस में ये काम हो जाए। सर वो तो बात ठीक है, बट ये जैसे है EXW, अब इसमें तो ये है कि ना सप्लायर की सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सिर्फ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके अपने स्टोर में रखवा देगा, बाकी सारा जो काम होगा वो बायर का हो गया, वो थर्ड पार्टी कमीशन का होगा। अगर मिसाल के तौर पर बायर ये करता है काम, तो मतलब कोई बायर मोस्टली ये तो नहीं चाहेगा ना कि भाई मैं खुद जाके प्रोडक्ट लेके आऊँ, वो कहेगा मेरे पास होम डिलीवरी होनी चाहिए। नहीं देखें, प्राइस आएगी अगर तो आपका कोई अगर इस तरह का सप्लायर आ जाता है आपके पास जो कि वो कहता है कि मैं आपको DDP देता हूँ, लेकिन DDP प्राइस आपको इतनी एक्सपेंसिव पड़ रही है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है। देखने में तो बहुत आसान है, लेकिन आपकी जितनी भी कस्टम क्लियरेंस है, ईच एंड एवरीथिंग, हर स्टेप पे वो आपको डबल चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो आप कभी भी फिर उससे प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं अर्न कर सकते। तो आपने जो प्राइस लेनी है फिर आप कंपेयर करवाते हैं किसी फ्रेट फॉरवर्डर से कि जी अगर हमारे पास इस डायमेंशन की पैकेजिंग मौजूद है और अगर हम इसे सिर्फ और सिर्फ उठा के हम अगर सेल करना चाह रहे हैं तो आप इसको किस तरह से कैरी करेंगे, आपकी क्या प्राइस, ठीक है। तो ये तमाम चीज हमारे पास आ जाती है। ठीक हो गया सर। जी मोहम्मद असफन यार। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आपसे ये चीज पूछना चाह रहा था कि आपने बताया था कि ट्रेड एश्योरेंस के अंदर जो सी पेमेंट है वो सिक्योर हमारी करता है अली बाबा। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि भी अगर हम उसको करते हैं उससे प्रोडक्ट जब लेते हैं और अगर वो हम तक पोर्ट तक पहुंचने तक या अगर डायरेक्ट सप्लाई उससे करवाते हैं तो अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचने में अगर कोई जो उसने हमें प्रोडक्ट्स दिए हैं वो उनमें से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है या उसके अंदर कोई इस किस्म का प्रॉब्लम आता है, ये चीज भी ट्रेड एश्योरेंस के अंदर ही कवर होगी सर?
जी असवंत, रिपीट करें, आप जो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास अगर ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू पेमेंट अगर प्रोडक्ट नहीं रिसीव होता, या क्या बोल रहे हैं आप, रिपीट करें प्लीज। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट पोर्ट तक पहुंचने तक या जो वेयर हाउस है वहां पर सप्लाई होने तक अगर टूट जाता है या उसके साथ कोई मसला हो जाता है, चाहे पैकेजिंग ही उसकी डैमेज हो जाती है, क्योंकि पैकेजिंग भी जोन सी है वो सप्लायर की जिम्मेदारी है जो हमने अब तक पढ़ा है, तो ये भी ट्रेड इंश्योरेंस के अंदर ही कवर होता है अगर इस किस्म का कोई मामला हो जाए। जी बिल्कुल, अगर आपके पास ट्रेड इंश्योरेंस है तो आप इस चीज को क्लेम कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपकी ये तमाम चीज जो है वो कवर सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से होती है कि आप जो है वो ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू पेमेंट्स रखते हैं। तो ठीक है, वो सिर्फ पेमेंट के लिए नहीं है, इन बातों के लिए भी ट्रेड इंश्योरेंस के अंदर ही ये चीज आती है। ठीक सर, ट्रेड इंश्योरेंस इसलिए हमारे क्राइटेरिया का पॉइंट है कि हम इसको मस्ट अपने सप्लायर के साथ जब भी ऑर्डर करेंगे तो हम उसे वो करेंगे। अच्छा सर, ये भाई के सवाल को आप जरा दोबारा रिपीट करेंगे, समझ नहीं आया इन्होंने मतलब क्या पूछा था अभी। जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट ड्यूरिंग शिपिंग अगर उसकी पैकेजिंग डैमेज हो जाती है या प्रोडक्ट ब्रोक हो जाता है या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो क्या ट्रेड इंश्योरेंस ये कवर करती है? एग्जैक्टली ये ट्रेड इंश्योरेंस इसीलिए होती है कि अगर आपका प्रोडक्ट आपकी इन टाइम अगर आपको रिसीव नहीं हुआ, या फिर आपका प्रोडक्ट अगर इन केस किसी भी तरह से डैमेज हो गया है, उस पर कोई भी अगर प्रॉब्लम आया है, तो उस चीज में आपका जो है वो ट्रेड इंश्योरेंस के अंडर जो है वो कवर अप हो जाता है। ठीक हो गया।